हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पाइथन जेंगो में एक लॉजिक सीखने वाले हैं कि कैसे हम अननोन नंबर ऑफ चेक बॉक्सेस को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अननोन नंबर ऑफ चेक बॉक्स मतलब यहाँ पे चेक बॉक्स की जो वैल्यू है, मतलब नंबर ऑफ चेक बॉक्स जो हैं फिक्स नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 4 चेक बॉक्स है मेरे पास। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में मैंने क्या किया है, सर्विस को ऐड किया है। क्लाइंट सर्विस ले पाएगा। ठीक है, क्लाइंट को हम सर्विसेज असाइन करेंगे तो जो नंबर ऑफ सर्विस रहेंगी वो अननोन हो सकती है, मतलब यूज़र अननोन नंबर ऑफ सर्विस को ले सकता है। ठीक है, यूज़र को अगर 2 सर्विस चाहिए तो 2 सर्विस भी ले सकता है, 3 भी ले सकता है। सर्विसेज तो एडमिन ऐड करेगा। ठीक है, सर्विसेज अननोन नहीं रहेंगी, बट वहाँ पे जो चेकबॉक्स आएंगे वो अननोन रहेंगे, क्योंकि डिपेंड करता है कितनी नंबर ऑफ सर्विसेज डेटाबेस में हैं। जैसे आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे चेकबॉक्स कितने हैं, देयर आर 4 चेकबॉक्स। ठीक है, क्योंकि मैंने जो सर्विस ऐड की है एडमिन के थ्रू वो 4 सर्विस मैंने ऐड कर दी है, तो क्लाइंट को हम सर्विसेज असाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ चेकबॉक्स है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ फिक्स चेकबॉक्स को तो हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, बट यहाँ पे अननोन नंबर ऑफ चेकबॉक्स को हम हैंडल करेंगे एजेक्स के थ्रू इन पाइथन जेंगो। ओके, तो मैं दिखा देता हूँ, ये एजेक्स का कोड मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पूरा। तो कैसे हमने ये डायनामिक चेकबॉक्सेस को यहाँ पे डिस्प्ले करवाया है, फिर कैसे हमने इनका डेटा एक्सेप्ट किया, वो सारी चीज़ें देखते हैं। मैं सबसे पहले तो एक नया चेकबॉक्स आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाल दिया PHP डेवलपमेंट, एक डाल दिया, एक मैंने नया सर्विस ऐड कर दिया PHP डेवलपमेंट। अगर आपका एजेक्स वाला पार्ट क्लियर है एंड जेंगो के कंसेप्ट क्लियर है तो आपको काफ़ी समझ में आएगा यहाँ पे। ठीक है, PHP डेवलपमेंट एंड मैंने इसका चार्ज रख दिया, प्राइस है इसका 5000, जो भी चार्ज देना हो। अभी मैंने 5000 रखा, यहाँ पे सबमिट कर दिया तो एक नया सर्विस यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं, यहाँ मैं जाता हूँ मैनेज क्लाइंट पे एंड यहाँ पे मैंने क्या किया है। ठीक है, पूरा प्रोजेक्ट अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं आपको ये वाला पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मल्टीपल चेकबॉक्सेस जो हैं, अननोन नंबर ऑफ चेकबॉक्स, उनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिक्स नहीं है कि 4 चेकबॉक्स रहेंगे या 5 रहेंगे या 10 रहेंगे, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड ऑन एडमिन ने कितनी सर्विस ऐड की हैं, उतने चेकबॉक्स हम यहाँ पे जनरेट कर देंगे। ठीक है, तो डायनामिक नंबर ऑफ चेकबॉक्स यहाँ पे रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 हमारे पास चेकबॉक्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे सर्विस देना है इस पार्टिकुलर यूज़र को। यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज़र की आईडी आ रही है। अगर मैं देखूँ, मैंने एक मैनेज क्लाइंट वाला पेज बनाया है जिसमें हमने क्लाइंट्स को डिस्प्ले कर दिया है एंड यहाँ पे मैं असाइन सर्विस पे जाता हूँ अगर। ठीक है, तो उस क्लाइंट का मैंने यहाँ पे आईडी पास कर दिया है एंड यहाँ पे अगर मैं सर्विस को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, 2 सर्विस को मैंने सिलेक्ट किया, सबमिट किया, तो आप देखो ये जो है अभी मैंने 2 रिकॉर्ड अभी यहाँ पे मेरे जनरेट हो गए। ठीक है, ये मैंने पहले किया होगा बट अभी जो मैंने किया वो ये है। ठीक है, मैं आपको डेटाबेस में दिखाता हूँ, यहाँ आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अभी जो हमारी 2 सर्विस आई वो ये है। आपको अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ बैक करके, ठीक है, मैंने ये 2 चेकबॉक्स पे टिक लगाया था, UI UX एंड PHP। ठीक है, तो एक मैंने इनवॉइस नंबर जनरेट करवाया है। मैं आपको मॉडल्स भी दिखा देता हूँ, वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये आप देखो UI UX कौन से क्लाइंट को, पंजवानी सॉफ्टवेयर्स को, एंड उसके बाद PHP डेवलपमेंट अगर बैक करते हैं तो पंजवानी सॉफ्टवेयर को PHP डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट है। यहाँ पे मैं आपको इसके मॉडल्स दिखा देता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, अननोन नंबर ऑफ चेकबॉक्सेस को हैंडल करेंगे यूजिंग एजेक्स, मतलब उनका डेटा डेटाबेस में स्टोर भी करवाएंगे एंड हमने अननोन नंबर ऑफ चेकबॉक्सेस को डिस्प्ले भी किया है। सबसे पहले तो मैं आपको मॉडल्स को डिस्प्ले करता हूँ, पूरा वीडियो देखो तो आपको काफ़ी कुछ, अगर आपको इसकी नीड है, मतलब कई सारे लोग इस लॉजिक में उनको प्रॉब्लम आता है,
तो उनके लिए काफ़ी अच्छा वीडियो रहेगा, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट जो मैंने लगाया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ओके, तो आप देखो एक क्लाइंट मेरा मॉडल है जिसमें मैंने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर की है, जिससे अभी ज़्यादा आपको कोई लेना देना नहीं है। एंड एक सर्विस मॉडल है जिसके अकॉर्डिंग जितनी सर्विस होंगी, जितनी सर्विस एडमिन ऐड करेगा उसके अकॉर्डिंग मैंने चेक बॉक्सेस को जनरेट किया है। एंड इनवॉइस में मैं क्या कर रहा हूँ, जो क्लाइंट होगा जितनी सर्विस लेगा उसको मैंने इनवॉइस के अंदर स्टोर करवा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सर्विस को और क्लाइंट को स्टोर करवाया। क्लाइंट ने अगर 5 सर्विस, किसी क्लाइंट को अगर मैंने 5 सर्विस असाइन कर दी तो 5 रिकॉर्ड मुझे एंटर करवाने हैं। किसी क्लाइंट ने अगर किसी क्लाइंट के लिए अगर मैंने 2 चेकबॉक्स को टिक लगाया, सबमिट किया, तो 2 रिकॉर्ड इस इनवॉइस के अंदर ऐड होंगे। तो ये हमारा कंसेप्ट है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ views.py के अंदर। ठीक है, इस फंक्शन से मैं स्टार्ट करता हूँ, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर हुआ तो मैं कभी आपको ये पूरा प्रोजेक्ट भी एक्सप्लेन करूँगा, बट बाकी की जो चीज़ें हैं वो आपको ऑलरेडी मेरे दूसरे प्रोजेक्ट्स में मिल चुकी हैं। ये एक नया कंसेप्ट था, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मल्टीपल चेकबॉक्स को हैंडल वाला कंसेप्ट मैंने आपको किसी वीडियो में नहीं बताया, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देखो ऐड क्लाइंट सर्विस, यहाँ पे हमने क्या किया है, सर्विस मॉडल से डेटा गेट कर लिया। सर्विस मॉडल में हमारे जो एडमिन सर्विस ऐड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमने चेकबॉक्स को डिस्प्ले करवाना है। तो ये सारे हमने सर्विस गेट कर लिए, यहाँ पे सर्विस को गेट किया एंड यूज़र आईडी को भी गेट किया। यहाँ पे आप देखो मैंने यूज़र का आईडी पास किया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र आईडी पास हो रहा है 2। पहले यूज़र का मेरा आईडी है, समहाउ आई पास दी आईडी। ठीक है, मैंने यूआरएल में आईडी पास कर दिया है। यहाँ पे आप देखो 1 पास हो रहा है। मैं अगर आपको एक नया क्लाइंट ऐड करके दिखाऊं, ठीक है, जल्दी से मैं एक नया क्लाइंट ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने फुल नेम दे दिया, कंपनी का नाम दे दिया। ठीक है, एड्रेस दे दिया, सिटी दे दिया, स्टेट, जिप कोड, कॉन्टेक्ट नंबर एंड उसके अलावा आप सेल फोन नंबर बताओगे तो यही सेम मैंने अभी सब में रख दिया। अदर फोन नंबर अलग भी कर सकता हूं मैं। ईमेल आईडी, देन आफ्टर पासवर्ड। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का डेमो भी मैं जल्दी आपको अपलोड करूंगा। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स लिख दिया, सबमिट कर दिया, तो एक नया क्लाइंट मेरा ऐड हो गया। अब यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग क्यों आ गया, आई थिंक कुछ मिस हो गया शायद। ओके, फिर से ट्राई करते हैं। ओके, यहाँ पे शायद जो नाम था वो डुप्लीकेट कर दिया होगा मैंने, ये प्रॉब्लम आ गई होगी। ठीक है, क्योंकि उस नाम का मैंने पहले से रखा हुआ था, तो एक नाम का बार बार हम नहीं डालते हैं। ओके, ठीक है, तो ये पूरा फॉर्म मैंने फिल कर दिया, सबमिट कर दिया। तो आप देखो यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, वो नाम सेम हो गया था इसीलिए पहले डेटा जनरेट नहीं हुआ था। हरीश नाम का मैं ऑलरेडी बना चुका था, तो सेम नेम हमने कर दिया था। तो ये नया मैंने क्लाइंट बना लिया। अब इस नाम से अभी कोई इनवॉइस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, पहले मैं आपको लॉजिक बताते जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब मैं इस पर्टिकुलर यूज़र को सिलेक्ट करता हूँ, मैनेज क्लाइंट में जाके मैं यहाँ पे असाइन करता हूँ, तो क्लाइंट का आईडी मैंने यहाँ पे पास कर दिया है। मेरा क्लाइंट मॉडल के अंदर क्लाइंट आईडी है,
यूनिक आईडी है उसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया। एंड अब इस वाले पेज में मैंने सर्विस का नाम दिखा दिया, सर्विस का प्राइस दिखा दिया, एंड जो भी डेट मेरा था क्रिएशन डेट वो दिखा दिया। एंड जितनी सर्विस होंगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक बॉक्स भी आ जाएंगे। एंड इस पार्टिकुलर यूज़र को, जो आईडी यहाँ पे है, उस पार्टिकुलर यूज़र को मुझे ये सर्विस असाइन करना है। तो ये 3 आईडी किसका है? ये जो हमने अभी क्रिएट किया था राजीव शुक्ला उसका, जिसका कंपनी का नाम मैंने दे दिया YCT एकेडमी, कुछ भी हम दे सकते थे। ओके, तो अब मैं आपको यहाँ पे लॉजिक समझाते जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एड क्लाइंट सर्विस, ये वाला जो लॉजिक है वो मेरा इस वाले पेज के लिए है। तो यहाँ पे मैंने सर्विस मॉडल से सर्विसेज गेट कर ली, यूज़र का आईडी गेट कर लिया जो मैंने ऊपर आप देख रहे हैं पैरामीटर में दिया हुआ है, एंड यहाँ पे सबको पास कर दिया इस वाले पेज में। ठीक है, अब इस वाले पेज में मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मैंने क्या किया। एक टेबल के फॉर्म में मैंने सर्विस नेम, सर्विस प्राइस एंड क्रिएशन डेट को डिस्प्ले कर दिया। एंड सर्विस मॉडल से जो भी डेटा मुझे मिला, सर्विस का नाम, प्राइस, डेट, एंड जो हमारे बहुत ज़्यादा यूज़फुल जो कंसेप्ट हम समझने वाले हैं वो चेकबॉक्स का है। तो जितनी सर्विसेज हमें मिली डेटाबेस में, जितनी सर्विस थी उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे चेकबॉक्सेस को जनरेट करवा दिया। अब चेकबॉक्स का आईडी हम क्या दें? आईडी या नेम आप यूज़ करते हो तो मैंने यहाँ पे आईडी को यूज़ किया है, तो आईडी हमें यहाँ पे यूनिक रखना है, तो मैंने वही आईडी दे दिया जो सर्विस का आईडी है। ठीक है, i.id से मुझे सर्विस का आईडी मिल गया। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने जावास्क्रिप्ट का ऑन क्लिक इवेंट यूज़ कर लिया, एंड मैंने कॉल कर दिया सेलेक्टेड आईडी को। ये मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने एजेक्स का यूज़ किया हुआ है, जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया हुआ है। तो मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसको मैंने कॉल किया है ऑन क्लिक इवेंट पे। जैसे ही मैं चेकबॉक्स पे टिक लगाऊंगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, एंड यहाँ पे मैंने आईडी पास कर दिया। ठीक है, तो आईडी मैंने इसका भी जो मैंने मतलब इसको पहचानने के लिए, चेकबॉक्स को पहचानने के लिए जो मैंने आईडी दिया है उसमें मैंने आईडी को पास किया, सर्विस की आईडी को, एंड यहाँ भी सर्विस की आईडी पास हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जब यहाँ पे ये पास होगा तो यहाँ पे आईडी गेट होगी, आईडी मिलेगी सर्विस की आईडी। बट एक्चुअल में यहाँ पे ये क्या है, ये कौन सी आईडी है? यहाँ पे ये सर्विस का आईडी तो है, बट यहाँ पे ये एक चेकबॉक्स का आईडी है। ठीक है, चेकबॉक्स का आईडी हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, तो दोनों बेनिफिट हमें यहाँ पे हो जाएंगे। सर्विस का आईडी मैंने पास कर लिया जो यूनिक रहेगा, एंड वही हमारा चेकबॉक्स का नाम हो गया, मतलब कि आईडी हो गया। तो इससे हम चेकबॉक्स को पहचान पाएंगे कि किस चेकबॉक्स पे हमने टिक लगाया है। तो आप देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में हमने गेट कर लिया, तो ये हमने चेकबॉक्स को पता कर लिया कि इस पार्टिकुलर चेकबॉक्स पे अगर मैंने टिक किया है। ठीक है, जब भी हम चेकबॉक्स को सेलेक्ट करेंगे एंड तब ये फंक्शन कॉल होगा। पहले चेकबॉक्स को सिलेक्ट किया तब फंक्शन कॉल हुआ, दूसरे को चेक किया तब कॉल हुआ, या अनचेक करेंगे तब भी कॉल होगा, क्योंकि ऑन क्लिक इवेंट यूज़ किया। तो ऑन क्लिक मतलब चेक अनचेक दोनों पे काम करेगा। तो यहाँ पे आप देखो चेक अनचेक दोनों के लिए मैंने इफ एल्स लगाया हुआ है। अगर मैं चेकबॉक्स को टिक करूंगा तो ये इफ वाला पार्ट चलेगा, अनटिक करूंगा तो ये एल्स वाला पार्ट चलेगा। ठीक है, तो अगर मैंने चेकबॉक्स को टिक किया है तो मैंने क्या किया, उस पार्टिकुलर चेकबॉक्स को यहाँ पे गेट कर लिया, एंड मैंने चेक कर लिया कि अगर उसकी वैल्यू ट्रू है तो वो ट्रू कब होता है, जब हम उसको सेलेक्ट करते हैं, जब हम उस पर टिक लगा देते हैं तो वो ट्रू होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक एरे बना दिया यहाँ पे, ग्लोबल एरे। एक हमारा एरे वेरिएबल हो गया जो कि फंक्शन के बाहर हो गया, तो ये ग्लोबल हो गया, मतलब दूसरे फंक्शंस में भी हम यूज़ कर पाएंगे। एंड अब इस एरे के अंदर मुझे क्या करना है, आईडीज को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑल आईडी नाम का जो एरे बनाया है उसके अंदर मैंने पुश नाम के फंक्शन को यूज़ करके, जो कि जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, इसके थ्रू मैंने आईडी को इसके अंदर इंसर्ट करवा दिया। एंड अगर मैं किसी चेकबॉक्स को अनटिक करता हूँ तब भी ये फंक्शन कॉल होगा, एंड उस केस में क्या होगा, वो चेकबॉक्स तो हमें यहाँ पे गेट होगा एंड इफ वाला पार्ट नहीं चलेगा, क्योंकि अब चेक की वैल्यू क्या है, फॉल्स है। ठीक है, चेकबॉक्स की वैल्यू अब फॉल्स है, तो हमें क्या करना है, उस आईडी को एरे में से डिलीट करना है। ठीक है, तो एरे में से डिलीट करने के लिए हम तो पॉप यूज कर सकते हैं, बट पॉप क्या होता है, लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट करता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इंडेक्स ऑफ को यूज कर लिया।
तो इंडेक्स ऑफ से मैंने इंडेक्स पता कर लिया एंड यहाँ पे स्प्लाइस फंक्शन का यूज करके मैंने डिलीट किया। तो स्प्लाइस फंक्शन से हम डिलीट तो करते हैं, लेकिन उसमें हमें बताना पड़ता है कि किस इंडेक्स से लेके हमें कहाँ तक डिलीट करना है, कितने एलिमेंट डिलीट करना है। अब हमें कैसे पता चलेगा? तो हमने क्या किया, जिस चेकबॉक्स को हमने अनटिक किया उसका आईडी हमने गेट कर लिया एंड वो आईडी हमें यहाँ मिल जाएगा। तो उस आईडी के बेसिस पे हमने क्या किया, ठीक है, हमें उसका इंडेक्स नंबर पता चल गया एंड यहाँ पे हमने बता दिया कि एक एलिमेंट को डिलीट करना है। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीका हो गया जिसमें हमने क्या किया, सारी जो आईडीज हैं वो गेट करके स्टोर करवा ली एक हमारे एरे के अंदर, ग्लोबल एरे के अंदर, जिससे क्या हुआ कि जितने चेकबॉक्स में हम टिक लगाएंगे सबकी आईडी हमें इसके अंदर मिल जाएगी। अब जो सबकी आईडी मिलेगी उन आईडीज को मुझे डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है। तो मैंने यहाँ पे एक बटन बना दिया है एंड बटन जो है सबमिट का बटन नहीं है। आप देखो मैंने यहाँ पे कहीं भी फॉर्म नहीं बनाया, मैंने फॉर्म के कंट्रोल्स को यूज किया है, मतलब मैंने चेकबॉक्स को यूज किया, बटन को यूज किया, बट मैंने यहाँ पे फॉर्म नहीं बनाया है, इसको मैंने फॉर्म के अंदर नहीं रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्म को मैं हैंडल करने वाला हूँ वो एजेक्स के थ्रू करने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं जो फॉर्म का डेटा है वो मैं एजेक्स के थ्रू हैंडल करूंगा। तो यहाँ पे ये सबमिट का बटन नहीं है, ये एक नॉर्मल बटन है जिसका टाइप मैंने बटन दिया है एंड यहाँ पे ऑन क्लिक पे मैंने मेक इनवॉइस का फंक्शन कॉल कर दिया, जो कि मैंने खुद का बनाया हुआ मेरा फंक्शन है। यहाँ पे हमने क्या किया, इस फंक्शन की मदद से हमें सारी आईडीज हमने गेट कर ली चेकबॉक्स की एंड चेकबॉक्स की जो आईडीज हैं वही हमारी सर्विस आईडी है। तो सारी की सारी सर्विस आईडी हमें मिल गई एंड जितनी भी सर्विस आईडी होंगी उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें रिकॉर्ड इंसर्ट करवाने इनवॉइस के अंदर। सारी की सारी सर्विस आईडी हम यहाँ पे स्टोर करवाएंगे एंड क्लाइंट तो हमारा सेम रहेगा, एक पर्टिकुलर क्लाइंट को हम सर्विस देने वाले हैं इतनी सारी, जितने भी चेकबॉक्स पे हम क्लिक करेंगे तो हमें उतने रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं जितनी बार जितनी सर्विस को सेलेक्ट किया है। तो ये हमारा कंसेप्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो अब मुझे सारी आईडीज मिल गई हैं सर्विस की, ऑल आईडी नाम के हमारे जावास्क्रिप्ट के एरे में एंड उसको हमें पास करना है यहाँ पे इस वाले फंक्शन में, मेक इनवॉइस वाले फंक्शन में। सो हाँ, यहाँ पे ही मैंने इसका नाम मेक इनवॉइस रख दिया है। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है एंड यहाँ पे ये पाइथन का फंक्शन है। तो यहाँ पे आप देखो मेक इनवॉइस को मैंने कब कॉल किया है, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे। तो मुझे फॉर्म का डेटा हैंडल करना है, तो न्यू मैंने क्या किया, फॉर्म डेटा का ऑब्जेक्ट बना लिया एंड यहाँ पे हमने अपेंड करवा दिया। तो हमने अपेंड कैसे करवाया, जैसे हम कोई भी फॉर्म होता है तो उसमें कंट्रोल्स होते हैं, उसकी आईडीज एंड वैल्यूज होती हैं या फिर नेम और वैल्यूज होती हैं। तो ये हमारी आईडी होगी, तो इसमें हमने सारी की सारी जो आईडी है जो हमने ओल आईडी में स्टोर करवाई थी यहाँ पे लेके, जितने चेकबॉक्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आईडी हमने यहाँ पे रख दी थी। तो वो सारी आईडीज हमें इसमें अपेंड, हमने ये क्या कर दिया, सारी आईडीज को इसमें पास कर दिया, फॉर्म के अंदर अपेंड कर दिया। एंड आप देख रहे हो कि ये हमारा जेंगो का प्रोग्राम है। तो जेंगो में हम CSRF टोकन तो लगाते ही हैं फॉर्म के अंदर, तो CSRF टोकन को भी हमें यहाँ पे अपेंड करना पड़ेगा। तो वो इस तरीके से करते हैं। एंड उसके बाद आप एजेक्स का लॉजिक यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, एजेक्स का फंक्शन आपको पता होगा, अगर आपने एजेक्स को स्टडी किया, हमें URL देना पड़ता है। तो मैंने बता दिया मेक इनवॉइस, इस URL के करस्पॉन्डिंग मैंने इस फंक्शन को कॉल किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मेक इनवॉइस नाम का मेरा URL है, इसमें मैंने आईडी को पास किया है। तो अब मुझे पता भी तो चलना चाहिए कि सर्विस में दे रहा हूँ तो किस यूज़र को दे रहा हूँ। तो यूज़र का आईडी मैंने किसी तरीके से यहाँ पे पास कर दिया है। ठीक है, ये मैंने यूज़र का आईडी पास कर दिया। देखो यहाँ पे मैंने यूज़र आईडी सेंड किया है पहले यूज़र आईडी वेरिएबल में, तो वही यूज़र आईडी मैंने यहाँ पे पास किया है। ठीक है, तो ये मेरा यूज़र आईडी मिल जाएगा एंड जो सर्विस आईडी है वो हमें यहाँ मिल जाएंगी। टाइप मैंने बता दिया पोस्ट, फॉर्म का टाइप मैंने पोस्ट रख दिया एंड ये हमारा डेटा बता दिया कि ये हमारा फॉर्म का डेटा है एंड बाकी हम ये देते हैं प्रोसेस डेटा, कंटेंट टाइप वो दे दिया। उसके बाद हमने बता दिया सक्सेस अगर मिलती है तो ये तो हमने फंक्शन पास कर दिया, फंक्शन बना के हमने यहाँ पे डेटा पास कर दिया एंड अगर जो सक्सेस हमें गेट होती है तो उसके अकॉर्डिंग हमने मैसेज को डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो
यहाँ पे हम आते हैं, ये वाला फंक्शन कॉल हुआ है, यहाँ पे यूज़र का आईडी मिल जाएगा एंड उस यूज़र आईडी के अकॉर्डिंग अब यूज़र का मैंने कुछ डेटा जो है यूज़र मॉडल के अंदर स्टोर करवाया है। ठीक है, तो यूज़र का यहाँ पे आईडी मिल जाएगा। यूज़र का आईडी मिल के हमने क्या किया, जो मेरा क्लाइंट मॉडल है उसके अंदर मेरा यूज़र का इन्फॉर्मेशन है, तो उस पार्टिकुलर क्लाइंट को निकाल लिया मैंने। एंड यहाँ पे हमने क्या किया, आप देखो यहाँ पे मैंने क्या पास किया हुआ है एजेक्स के थ्रू, सारी की सारी आईडीज पास की हुई है जो कि ओल आईडी में रखी हुई है। एंड अब ओल आईडी हमारा एक एरे था, तो एरे में जो हमारा डेटा रहेगा वो कॉमा सेपरेटेड रहेगा। तो मैंने सारी की सारी आईडी को यहाँ पे रख लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब डेटा मैंने गेट किया तो ये एक लिस्ट बन गया एंड यहाँ पे मैंने उस लिस्ट को स्प्लिट कर दिया कॉमा का यूज़ करके। तो यहाँ पे हमारा डेटा आ गया एज अ स्ट्रिंग एंड उसके बाद हमने क्लाइंट को गेट कर लिया इस आईडी के बेसिस पे। अब जितनी भी आईडीज होंगी यहाँ पे कॉमा सेपरेट करके हमने यहाँ पे रख लिया इसके अंदर। तो ये एज अ लिस्ट हो गया हमारे पास एंड उस लिस्ट को हमने क्या कर दिया है, ठीक है। अब लिस्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे, अगर मैं 2 चेकबॉक्स पे टिक लगाऊंगा तो मुझे 2 रिकॉर्ड इंसर्ट करने, 3 चेकबॉक्स पे टिक लगाऊंगा तो मुझे 3 बार इनवॉइस के अंदर रिकॉर्ड स्टोर करना है। तो उतनी बार हमारा ये लूप चल जाएगा। एंड चेकबॉक्स किसके लिए हमने बनाया, सर्विस के लिए। ठीक है, चेकबॉक्स के अकॉर्डिंग हमें सर्विस को स्टोर करवाना है। अगर 2 सर्विस यूजर गेट करता है, सपोज यहाँ पे यूजर ने सर्विस ले लिया वेब डेवलपमेंट एंड बैक डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, तो वो उतनी सर्विस को हमें यहाँ पे स्टोर करवाना है। क्लाइंट तो सेम रहेगा, एक पार्टिकुलर क्लाइंट ने ये सारी सर्विस को लिया है। तो हमने यहाँ पे सर्विस जितनी बार लूप चला, तो हमने पास तो किया था सर्विस का आईडी, हमने वहाँ पे एक तरीके से पास किया था। तो सर्विस के आईडी के बेसिस पे सर्विस को गेट कर लेंगे, यहाँ पे सर्विस आ जाएगी एंड यहाँ पे एक रैंडम नंबर मैंने किसी तरीके से जनरेट करवाया, उसका लॉजिक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको किसी अलग वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट करवाने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो यहाँ पे एक रैंडम नंबर मैंने जनरेट करवाया है, ठीक है, जो कि आप देख रहे थे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे इनवॉइस में मैंने एक रैंडम नंबर डिस्प्ले करवाया है। ठीक है, तो वो रैंडम नंबर जनरेट करने का लॉजिक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं इसको। बट मैं अभी यहाँ पे आपको चेकबॉक्स का कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे रैंडम नंबर मैंने जनरेट आईडी फंक्शन को कॉल करके गेट कर लिया। रैंडम नंबर हर बार अलग अलग आएगा जितनी बार लूप चलेगा। एंड यहाँ पे हमने क्या किया, इनवॉइस के अंदर डेटा को स्टोर करवा दिया। इनवॉइस मॉडल में मुझे ये सारी फील्ड के अंदर डेटा स्टोर करना है, क्लाइंट के अंदर, सर्विस के अंदर एंड पोस्टिंग डेट, आज का डेट मैंने पास कर दिया एंड बिलिंग के अंदर रैंडम आईडी मैंने पास कर दिया। तो अगर मेरा डेटा स्टोर हो जाता है, ठीक है, डेटा स्टोर कर दिया हो जाता है, तो मैंने यहाँ पे जेसन रिस्पॉन्स को रिटर्न करवा दिया। ठीक है, आपको पता है एजेक्स में हम जेसन रिस्पॉन्स को रिटर्न करवाते हैं। तो यहाँ पे जेसन रिस्पॉन्स को हमने रिटर्न करवाया, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे वैल्यूज को डिस्प्ले करवा दिया। मैंने लिखा इफ डेटा स्टेटस, तो अगर हमारा जेसन रिस्पॉन्स का स्टेटस ट्रू हमने यहाँ पे पास कर दिया है, कुछ भी आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं, मैंने स्टेटस नाम दिया, अगर इसकी वैल्यू ट्रू होगी तो मैंने ये वाला मैसेज दिखा दिया एंड इनवॉइस वाले पेज पे रिडायरेक्ट करवा दिया है, इनवॉइस वाले यूआरएल पे रिडायरेक्ट करवा दिया। एंड अगर इसकी वैल्यू ट्रू नहीं होगी, फॉल्स होगी, अगर किसी भी रीजन से यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी, जैसे मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। अभी मेरे पास जो यूजर्स हैं, यहाँ पे मेरे पास 3 क्लाइंट्स हैं। लास्ट वाला जो क्लाइंट है उसका आईडी है मेरा 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर देख भी सकते हैं, मैनेज क्लाइंट पे मैं जाता हूँ तो ये मेरा जो लास्ट वाला क्लाइंट है, अब यहाँ पे इसका जो आईडी है वो 3 है, लेकिन अगर मैंने 30 लिख दिया, मैंने 30 नाम का तो मेरा कोई क्लाइंट है ही नहीं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो लाइन है वो इधर आ जाएगी यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने इसको ट्राई के अंदर डाल दिया है। आप देखेंगे यहाँ पे हमारा किसी भी लाइन पे अगर इधर आता है, ठीक है, किसी भी लाइन पे अगर एक्सेप्शन आता है यहाँ पे, तो हमारा कंट्रोल जो है एक्सेप्ट वाले पार्ट में चले जाएगा। तो यहाँ पे 30 आईडी हमें नहीं मिलेगा तो डेटा यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, तो उस केस में एक्सेप्ट वाले पार्ट में जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो मैंने 30 कर दिया, मैंने कुछ सर्विस ले भी ली, सबमिट कर दिया, बट ऐसा तो कोई हमारा यूज़र है ही नहीं। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, आई थिंक वहाँ पे मैंने 30 हमारा हुआ नहीं था।
ठीक है, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। उसने 3 ही ले लिया क्योंकि मैंने एक बार उसको रिफ्रेश नहीं कर पाया मैं उसको। ठीक है, 30 लिख के मैंने एंटर कर दिया। सॉरी, असाइन सर्विस पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे 30 कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 30 कर दिया, रिफ्रेश नहीं किया था मैंने, इसीलिए प्रॉब्लम हमारा डेटा वो नहीं जा पाया था। अब मैं सबमिट करता हूँ तो समथिंग वेंट रॉन्ग आ गया, क्योंकि इस बार यहाँ पे फॉल्स पास हुआ है। ठीक है, क्योंकि इस बार यहाँ पे जो है हमारा क्लाइंट नहीं मिल पाया, 30 आईडी वाला कोई भी क्लाइंट नहीं है। तो उस केस में हमारा ये एक्सेप्ट वाला पार्ट चलेगा एंड यहाँ पे फॉल्स पास होगा। एंड फॉल्स के केस में मैंने समथिंग वेंट रॉन्ग को डिस्प्ले कर दिया है। एंड अगर हमारा सक्सेसफुली डेटा स्टोर हो जाता है तो हमारा ये वाला मैसेज आएगा एंड इनवॉइस वाले पेज पे मैंने रीडायरेक्ट करवा दिया। ये आप देखें, मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे मैनेज क्लाइंट पे एंड असाइन सर्विस पे मैं क्लिक करता हूँ। अब आपको अगर मैं दिखाऊं YCT एकेडमी के हमारे पास ये 2 रिकॉर्ड्स हैं। अब 3 सर्विस में और ले लेता हूँ तो 2 + 3 5 हो जाएंगे, या फिर मैं किसी दूसरे क्लाइंट को ले लेता हूँ। ठीक है, सपोज मैंने ये पंजवानी सॉफ्टवेयर को ले लिया एंड यहाँ पे मैंने 2 सर्विस यहाँ पे दे दी, वेब डेवलपमेंट, PHP डेवलपमेंट, सबमिट कर दिया। तो आप देखो 2 रिकॉर्ड यहाँ पे जनरेट हो गए। तो जितने चेकबॉक्स होंगे उसके अकॉर्डिंग मैंने इनवॉइस के अंदर डेटा को स्टोर करवाया है। तो काफ़ी सारे लोगों को इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम आती होगी, तो इस लॉजिक को देखने के बाद नहीं आएगी एंड काफ़ी अच्छा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए एंड जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी लॉजिकल कोड्स आपके साथ शेयर करूं इन फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।